नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल श्री कॉमर्स एजुकेशन में। ठीक। अभी तक हम लोगों ने 11th के सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रथाओं के बारे में। प्रथा मतलब कुछ अकाउंट से संबंधित सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें पहला हमारा क्या था, प्रथाओं के बारे में। ठीक, प्रथाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मुख्य रूप से 4 प्रथाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी पहली प्रथा क्या थी, रूढ़िवादिता की प्रथा। फिर इसके बाद पूर्ण प्रगतिकरण की प्रथा। फिर तीसरा हमने नियमितता की प्रथा पढ़ी थी, और चौथी हम लोगों ने सारथा की प्रथा पढ़ी थी। ठीक है, इन चीज़ों को अब आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं अवधारणाओं के बारे में। अवधारणाएं यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें माननी पड़ती, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो समाज के द्वारा बना दिए जाते हैं या किसी चीज़ के द्वारा बना दिए जाते हैं। ठीक, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही अकाउंट्स में जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे तो कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, उन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हो, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमारी अवधारणाएं क्या है। पहली अवधारणा कहती लेखांकन अवधि की अवधारणा, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं। ये कंसेप्ट कहता है कि इस अवधारणा के अनुसार आपको कोई भी रिकॉर्ड जो आप करने जा रहे हो, कोई भी रिकॉर्ड जो आप करोगे, वो एक निश्चित टाइम पीरियड में होना चाहिए। ठीक, एक समय के ड्यूरेशन में होना चाहिए। यानी अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस अकाउंटिंग का भी एक टाइम होगा, एक समय होगा। ठीक, तो उस समय को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, उस समय के अनुसार आपको रिकॉर्ड करने हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा कहलाती है। ठीक है, और इस अवधारणा का जो डेट होता है सामान्यतः वो 12 महीने का होता है। ठीक है, पहले कैलेंडर ईयर होता था, लेकिन अब जो है इसे फाइनेंशियल ईयर में काउंट करते हैं। ठीक है, कैलेंडर ईयर जो पहले था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, लेकिन अब हमने कुछ नया नियम फॉलो किया, तो नए नियम के अनुसार क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी अगले 31 मार्च तक ये फॉलो किया जाता है, यानी 12 महीने का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेखांकन अवधि की अवधारणा। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार आपको बात समझ में आ गई कि हमें एक निश्चित समय दिया होगा, उस समय के अनुसार ही हमें इसके लेखांकन को करना है। दूसरा क्या होता है हमारा, द्विपक्षीय अवधारणा। देखिए, द्विपक्षीय अवधारणा नाम से ही पता चल रहा है, 2 पक्षों का होना, यानी कि जो आप अकाउंट्स करोगे इसमें 2 पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, 2 पक्ष इसमें ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, जब तक 2 पक्ष नहीं होंगे तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 2 पक्ष का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, एक पाने वाला और एक देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो हमारी तीसरी देखिए, द्विपक्षीय अवधारणा की बात करें तो इन्हीं द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर ही जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बना हुआ है, लेखांकन समीकरण बना है। ठीक है, अब तीसरी हमारी अवधारणा क्या है, देखिए मुद्रा मापन की अवधारणा। देखिए, ये अवधारणा क्या बताती है कि जो भी आप, देखिए पहली मैंने अवधारणा आपको क्या बताई, द्विपक्षीय अवधारणा, फिर लेखांकन अवधि की अवधारणा। तीसरी अवधारणा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, मुद्रा मापन की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जितने भी रिकॉर्ड आप करोगे वो मनी में किए होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने मनी में किसी रिकॉर्ड को नहीं किया है तो उसे आप इसके अंतर्गत काउंट नहीं करोगे। ठीक, तो इट्स शुड वेरी मस्ट कि आपको जो भी रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर मेंटेन करोगे वो क्या होना चाहिए, मनी में होना चाहिए। ठीक है, रुपए पैसे में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, मनी का ही लेखा आपको यहाँ पर करना है, यानी कि ऐसे लेन देनों का लेखा करना है जो मुद्रा में किए गए। ठीक है, रुपए पैसे में जिनका ट्रांजैक्शन किया गया उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों जो अपनी अवधारणा है वो अवधारणा है हमारी प्राप्ति की अवधारणा। ठीक है, तो प्राप्ति की अवधारणा क्या कहती है, ठीक है, कि बिज़नेस जो आपका होता है, ठीक है, जो आपका व्यापार होता है, व्यापार में बहुत सारे आप लेन देन करते हो, बहुत सारे आप ट्रांजैक्शन करते हो।
ठीक, तो उन ट्रांजेक्शन से कुछ पैसे आपको प्राप्त होते हैं, है ना, और बहुत सारे पैसे आपके खर्च भी होते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों का रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, प्राप्ति की अवधारणा बताती है। रियलाइजेशन नाम से ही पता चलता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट, कि आपको देखना है कि आखिर वसूली हमारी कितनी हो रही है। ठीक, हमें चीज़ों से कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक, व्यापार हम कर तो रहे हैं कि व्यापार में हमें कोई नुकसान तो ज़्यादा नहीं झेलना पड़ रहा, भाई प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राप्ति की अवधारणा, यानी कि नाम से ही हम समझ सकते हैं प्राप्ति की अवधारणा मतलब चीज़ों को प्राप्त करने से संबंधित अवधारणा होगी। ठीक है, तो हमारी ये क्या होती है, प्राप्ति की अवधारणा, यानी कि इसमें ये हमें देखना है कि वस्तु हमारी जो भी है वो कितनी बिकी है। ठीक है, और उससे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हमने कितना खर्च किया है। इन सारी अवधारणाओं को हम क्या कहते हैं, प्राप्ति की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मैं इस चीज़ को अभी, चूँकि ये थ्योरिकल पोर्शन है तो इसीलिए मैं पीछे बोर्ड का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक, हालांकि मैं इस बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरिकल पोर्शन है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा पॉज कर करके देखिएगा। ठीक, अगर चीज़ें ना समझ में आए आप थोड़ा पॉज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप चीज़ों को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारी जो अवधारणा होती है, हमारी कौन सी अवधारणा है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा या पृथक इकाई की अवधारणा। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार बताया गया है कि जो व्यापार का स्वामी है और जो व्यापार है, ठीक, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, व्यापार के स्वामी की बात कर रहे हैं और व्यापार की बात कर रहे हैं, ये दोनों कौन हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, व्यापार का स्वामी अलग होगा और व्यापार आपका अलग होगा। ठीक है, तो इसी अवधारणा के अनुसार ही आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है बिजनेस में, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए एंट्री हमारी कैपिटल हो जाएगी, यानी व्यापार में लगाया गया समस्त धन क्या हो जाएगा, पूंजी कहलाएगी। ठीक, हालांकि आपने पैसा या संपत्ति लगाई होगी लेकिन फिर भी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, एक कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, तो वो कैपिटल इसी अवधारणा के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, कि यानी व्यापार में लगाया गया कोई भी रुपया पैसा जो व्यापार के स्वामी ने लगाया है, ठीक है, वो बिजनेस में लगाया है। ठीक, हालांकि उसने अपने ही बिजनेस में लगाया है लेकिन फिर भी वो उसके लिए एक लायबिलिटी के समान होगी। ठीक है, और इसका रेखांकन उसे जो है अपनी पुस्तक में दिखाना पड़ेगा और इसे एक लायबिलिटी की ही तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए पृथक व्यवसाय की अवधारणा में क्या बताया गया, व्यापार का जो स्वामी है और जो व्यापार है ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, व्यापार का स्वामी व्यापार के लिए मेहनत करेगा तब व्यापार में फ़ायदा होगा। ठीक, और अगर मेहनत नहीं करेगा तो व्यापार को कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, व्यापार चलेगा ही नहीं, ठप पड़ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक इकाई की अवधारणा। ठीक, इसके बाद हमारी जो अवधारणा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लागत की अवधारणा। ठीक है, लागत की अवधारणा में देखिए बताया गया है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड आप करोगे वो आप लागत मूल्य पर दिखाओगे। ठीक है, उनकी वैल्यू को आप किस पर दिखाओगे, कॉस्ट प्राइस पर दिखाओगे। ठीक है, यानी जिस प्राइसेस पर आपने वस्तुओं को बनाया है, ठीक, उस प्राइसेस पे हमें चीज़ों को दिखाना चाहिए। ठीक, भाई सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु हमने खरीदी, ठीक है, जितने की खरीदी है वो तो मूल्य पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए लागत की अवधारणा में ये बताया गया कि वस्तुओं का जो भी आप ट्रीटमेंट करो वो लागत के आधार पर करो, यानी कि लागत को दिखाओ। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अवधारणा है वो हमारी कौन सी, चालू व्यवसाय की अवधारणा है। अब चालू व्यवसाय की जो अवधारणा है वो बताती है कि जो बिज़नेस है ये अनंत काल तक चलता रहता है। ठीक है, ये बंद नहीं होता है, तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप एफर्ट करना बंद नहीं कर दोगे। ठीक है, जब आपने एफर्ट करना बंद कर दिया, आपने मेहनत करना बंद कर दिया तो व्यापार भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये अवधारणा क्या कहती है कि जो व्यापार होता है वो एक चालू होता है, वो चलता रहता है, वो इतनी जल्दी बंद नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, फिर एक अवधारणा हमारी और है जिसे हम क्या कहते हैं, उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा यानी एक्यूट कंसेप्ट, इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर हमने कोई भी अपना एक डेट डिसाइड किया है बिजनेस में क्लोज करने का, जो हमने एक डेट डिसाइड किया है, ठीक है,
वो डे मान लिया कि 1 साल का 1 वर्ष का है, ठीक है। तो 1 वर्ष में अगर कोई भी उपार्जित आय की बात की जा रही है या उपार्जित व्यय की बात की जा रही है तो उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी समझना है कि 1 साल में यदि मान के चलो जैसे हमारे बिजनेस में कुछ लाभ हुआ तो वो लाभ मेरी कैपिटल को बढ़ा देता है, ठीक। और अगर हानि हुई है तो वो मेरी हानि को घटा देता है, ठीक। तो उपार्जन में यही चीज़ बताया गया कि जो भी चीज़ें आपने उपार्जित करी हैं, आपने कमाई हैं, उनका भी लेखा आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती, उपार्जन अवधारणाएं कहलाती हैं, ठीक। तो होप सो आपको सिद्धांत अवधारणाएं समझ में आ गई होंगी, यानी प्रथाएं हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसके बाद अवधारणाएं तथा सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो होप सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यही अवधारणाएं आगे चल के हमें पढ़नी है, बहुत ध्यान से समझनी, ठीक है। तो होप सो आपको बातें समझ में आई हों, ठीक है। और अगर किसी प्रकार से आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कृपया उसे मैसेज के माध्यम से आप ज़रूर मुझसे पूछें, ठीक है। और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़रूरतमंद लोगों के पास इसे ज़रूर भेजें, ठीक है। और बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो, ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।